नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का प्रश्न पत्र जो 30 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था। ये एग्जाम जो है बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत 35% कोटा के तहत कंडक्ट किया गया था। इस एग्जाम में जो है कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से अभी तक हमने 90 प्रश्नों को हल कर लिए हैं, जिसका वीडियो जो है 3 पार्ट में जो है यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पे। ये इस प्रश्न पत्र का जो है चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग हल करेंगे 91 प्रश्न से आगे के प्रश्न, जिसमें 10 राजभाषा संबंधित प्रश्न भी होगा। तो ये प्रश्न पत्र जो है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक ये 3 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित प्रश्न पत्र अपलोड करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हल करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का 91 यानी कि 91 नंबर प्रश्न जो है हल करेंगे। प्रश्न संख्या है कि रेलवे सुरक्षा आयोग सीआरएस किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सीआरएस इज सबऑर्डिनेट टू द मिनिस्ट्री। जो हमारा सीआरएस होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑन रेलवे सेफ्टी, ये किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो विभाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत नहीं आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके भी नहीं आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इनमें भी नहीं आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ दीज। अब आते किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं, विभाग के अंतर्गत? तो ये हो जाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नाम से जानते हैं। तो आप याद कर लेंगे कि जो सीआरएस है वो सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में मैंने देखता हूँ कि ये प्रश्न हमेशा जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीआरएस जो है इन्हीं के अंतर्गत जो है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन रेल अवसंरचना के निर्माण में शामिल है? रेल के अवसंरचना के निर्माण में इनमें कौन सा संगठन जो है शामिल है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीएनएल। आरबीएनएल जो है ये रेलवे के जो अवसंरचना यानी कोई भी निर्माण है उसमें शामिल है, और इसका फुल फॉर्म होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर भी ए ही हो जाएगा। देखिए आरटीएसओ, आरटीएसओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में पड़ता है, और यह रेलवे के एक सेफ्टी से संबंधित एक संगठन है, ये अवसंरचना संबंधित नहीं है। उसके बाद होता है आईआरसीटीसी। आप लोग जानते होंगे कि अभी जो टिकट होता है वो आईआरसीटीसी के अंतर्गत ही होता है, तो ये भी एक संरचना संबंधित नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद डी नंबर में ऑप्शन दिया है कोर, CORE। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज में यूपी में पड़ता है, और इसका जो स्थापना हुआ था वर्ष 1979 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। प्रश्न संख्या है 93। 93 प्रश्न है कि भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इनको जो है भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 94, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसे आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है उसे क्या कहा जाता है? ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड
ए पब्लिक ऑथोरिटी अंडर आरटीआई एक्ट इज कॉल्ड, यानी कि इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड पार्टी। आरटीआई में एक थर्ड पार्टी का जिक्र है, यानी कि एक हो गया सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति लीजिए, उसके बाद सेकंड हो गया सूचना देने वाला संस्था, और अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई पेपर या सूचना मांगी जा रही है तो उसी को जो है थर्ड पार्टी यानी कि तृतीय पक्ष कहा जाता है। तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 95 है, आरटीआई अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन, कार्य, कर्तव्य आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? 95 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 के तहत जो है अपने संगठन के कार्य, कर्तव्य आदि के सभी विवरण जो है उसको पब्लिक यानी कि प्रकाशित करना होता है। प्रश्न संख्या 96 है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हु इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्री हीरालाल सामरिया। अभी वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं श्री हीरालाल सामरिया। प्रश्न संख्या 97 है, आरटीआई प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है आरटीआई के तहत जो है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को पूर्ण व्यक्तिगत विवरण देना होगा। 2 नंबर में है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना की आवश्यकता के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर में है कि यदि कोई आवेदक लिखित रूप से अपना अनुरोध नहीं कर सकता है तो सीपीआईओ को मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करना चाहिए। और डी नंबर में है कि यदि कोई आवेदक किसी अन्य कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित सूचना चाहता है तो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 5 दिन के भीतर अग्रेषित की जानी चाहिए। तो देखिए ये डी नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अगर किसी ऑफिस को कोई आवेदन आरटीआई के तहत प्राप्त होता है और वह आरटीआई में जो सूचना मांगा गया है वो किसी उसी के सबोर्डिनेट ऑफिस से संबंधित है, तो उस ऑफिस में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 5 दिन के अंदर जो है अपने दूसरे ऑफिस में भेज दे ताकि वहां से सूचना प्रदान किया जा सके। ये बिल्कुल सही है, यही नियम है। सी नंबर में कह रहा है कि यदि कोई आवेदक अगर लिखित रूप से अनुरोध करने में सक्षम नहीं है तो जो सीपीआईओ होता है, सूचना प्रदान करने का जो हेड होते हैं, वो सारी व्यवस्था करेंगे कि वो लिखित रूप से अपना आवेदन प्रस्तुत करे, उसका सारी हेल्प करेंगे। ये भी बिल्कुल सही है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना की आवश्यकता के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। किस कारण से हम कोई सूचना मांग रहे हैं या किस कारण से कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये हम पूरी जानकारी या कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। अब कोई व्यक्ति सूचना मांग रहा है तो उसको पूरा अपना व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना नाम पता दे देगा तो भी उसको सूचना प्रदान करना है। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि इस कथन के अनुसार जो है ये गलत है और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 98, सेवा की समान शर्तों से संबंधित अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड ऑब्लिक मैनुअल में उपलब्ध है? द चैप्टर विच डील विथ जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग कोड ऑब्लिक मैनुअल? जैसे देखिए रेलवे में कोड है और एक मैनुअल है। कोड जो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड 1 और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड 2 यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसका भी 2 वॉल्यूम है। और एक मैनुअल है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 1 और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2। तो मैनुअल का 2 वॉल्यूम है और कोड का भी 2 मैनुअल है। तो अगर जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस किस कोड या मैनुअल में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोड 1, यानी कि आईआरईसी कोड में जो है जनरल कंडीशन यानी सर्विस से संबंधित समान शर्त जो है वो आईआरईसी के वॉल्यूम 1 में दिया गया है। अगर वही पूछा जाए कि
जो ट्रेनिंग होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वह किस में है? शायद नेक्स्ट प्रश्न यही है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 99 जो है, भर्ती प्रशिक्षण आदि से संबंधित अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड अब्लिक मैनुअल में उपलब्ध है? रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग किस कोड मैनुअल में है? तो ये हो जाएगा IREM के वॉल्यूम 1 में। तो अगर सर्विस के जनरल कंडीशन रूल दिया गया है तो वो IREC के वॉल्यूम 1 में, और रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दिया है तो मैनुअल के वॉल्यूम 1 में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, रेलवे के जो पद होते हैं उसका कैटेगरी दिया गया है, और इधर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे स्टेशन मास्टर का मेडिकल कैटेगरी क्या होता है? तो स्टेशन मास्टर जो है सेफ्टी से संबंधित कैटेगरी है, इसका मेडिकल कैटेगरी जो है A2 होता है। तो ये A का 1 हो जाएगा। ट्रेन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क का जो मेडिकल कैटेगरी होता है वो होता है A3। ट्रेन क्लर्क जिसको शॉर्ट में हम लोग TNC के नाम से जानते हैं, TNC को ट्रेन क्लर्क, और हिंदी में हम लोग गाड़ी लिपिक बोला जाता है। ये भी जो है देखिए सेफ्टी से संबंधित कैटेगरी है, और इसका मेडिकल कैटेगरी जो है A3 आता है, A3 आता है। उसके बाद वाणिज्यिक क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क जिसको बोलते हैं, कमर्शियल क्लर्क का जो है मेडिकल कैटेगरी B2 है। और जूनियर क्लर्क जो ये तो नॉन सेफ्टी पोस्ट है, और इसका मेडिकल कैटेगरी जो है C2 है। तो ए का जो है 1 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, ऐसे ही B नंबर और D नंबर छंट गया। अब हमको 2 में देखना है, ए का 1 हो गया, B का जो है 3, तो B का 3 दिया है, यहाँ B का जो है 2 दिया है। इसी तरह से ये भी छट गया। हमारा राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगर आपको 2 भी मालूम है तब भी आप राइट आंसर इसमें मिलान करने वाले में आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सी का 2, सी का जो है 2 दिया हुआ है, और डी का जो है 4 दिया गया है, डी का जो है 4 दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 है। अब देखिए जो 101 से लेके 110 तक जो प्रश्न आएंगे, ये राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न हैं जो ऑप्शनल होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं कोई भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, क्योंकि रेलवे के कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो उसमें राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, यानी 10%, जितने के क्वेश्चन पेपर होगा उसका 10%। तो आपके एग्जाम के लिए राजभाषा काफी जो है ये आपके स्कोर को ऊपर कर सकता है, अगर राजभाषा के आप 10 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में कौन सा राज्य समूह राजभाषा क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है? जैसे राजभाषा के अंतर्गत भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी कौन है? तो क, ख और ग, जिसको इंग्लिश में रीजन ए बोला जाता है, इसको रीजन बी बोला जाता है, और इसको रीजन सी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैटेगरी बी यानी कि रीजन बी में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डी नंबर। रीजन बी में जो है दादर व नगर हवेली और गुजरात और महाराष्ट्र आता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र और एक राज्य में देखा जाएगा तो पंजाब। तो ख क्षेत्र में 3 राज्य आता है, गुजरात, महाराष्ट्र और एक पंजाब। राज्य याद कर लेंगे। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आता है दादर व नगर हवेली हो गया, एक हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ आता है, उसके बाद एक आता है दमन व दीव। तो इस तरह से जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश आता है, और एक आता है पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। क क्षेत्र में जो है अधिकांश वह राज्य आता है जिसमें मुख्य तौर पर हिंदी बोला जाता है, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो ये क क्षेत्र में आता है।
और क और ख को छोड़ के जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं वो सभी ग क्षेत्र में यानी कि सी रीजन में आता है। अधिकांश साउथ इंडियन स्टेट जो है वो सभी सी क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, निम्न में से किस आधार पर किसी भी कर्मचारी को उनके साधक ज्ञान होना मान लिया जाएगा यदि वह मैट्रिक या समकक्ष या उच्च परीक्षा में एक विषय हिंदी हो? ये बिल्कुल सही है, तो उसको कार्य साधक ज्ञान माना जाएगा। केंद्र के हिंदी टीचिंग योजना द्वारा कराया गया प्रज्ञा परीक्षा पास हो तभी उसको कार्य साधक ज्ञान माना जाएगा। यदि वह घोषणा किया हो कि उन्हें हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तब भी उनको माना जाएगा। तो ये सभी के कारण जो है उनको साधक ज्ञान मान लिया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद दिया है और यहाँ पे अनुशासन। अनुच्छेद जो है 351, 351 में जो है यह हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक जो है इसमें राजभाषा संबंधित मामला जो है आता है, जो भाग 17 में है। संविधान के भाग 17 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो 343 से लेके 351 तक। तो 343 में क्या है, 344 में क्या है, 345 में क्या है, इसी तरह से आगे 351 में क्या है। तो अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास का निर्देश 351 में दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 112 जो है मुझे लगता है कि ये गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे इस तरह से अगर संघ की राजभाषा, तो इसमें अनुच्छेद 343 में जो है संघ के राजभाषा में हिंदी को रखा गया है जो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। तो 112 की जगह अनुच्छेद 343 होना चाहिए। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा के संबंध में, राज्य की राजभाषा संबंध में है और इन 344 के तहत ही जो है राजभाषा आयोग के गठन किया गया था। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। तो ए का 1 बी का 2 सी के 3, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 112 की जगह 343 होना चाहिए, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 104 है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने अनुच्छेद है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल अनुच्छेद जो है वो 9 है। अब देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम का कब स्थापना किया गया था। तो ये जो था 10 मई 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था, 10 मई 1963 को। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 9। और इसका एक और प्रश्न पूछा जाता है, राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3), राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1965 को। अब राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में क्या है, तो इसमें 14 डॉक्यूमेंट को रखा गया है। जो भारत सरकार के जो भी कार्यालय है इसमें 14 डॉक्यूमेंट का नामित किया गया है। वो 14 डॉक्यूमेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी होना चाहिए, यानी कि बाइलिंगुअल, जिसको हम लोग द्विभाषी कहते हैं। तो 14 भाषा रखा गया है, आप याद कर लेंगे कितने डॉक्यूमेंट है, तो 14। और 14 डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में जारी होंगे, तो द्विभाषी। द्विभाषी कौन कौन सा है, तो हिंदी और अंग्रेजी। ये कब लागू हुआ था धारा 3(3), तो 26 जनवरी 1965 को। अब एक होता है राजभाषा नियम, ये अधिनियम 1963 में लागू हुआ। अगर अधिनियम को हम हटा ले, अगर बोले कि राजभाषा नियम, तो ये लागू हुआ 1976 में, राजभाषा नियम 1976 में। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद है, तो इसमें कुल 12 अनुच्छेद है। तो याद करेंगे कि राजभाषा नियम 1976 में कितने अनुच्छेद है, तो 12। और राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने हैं, तो 9। देखिए मैंने इससे पहले ही बताया कि राजभाषा अधिनियम 1963
राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) में 14 डॉक्यूमेंट को रखा गया है, 14 दस्तावेज को रखा गया है जो द्विभाषी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी करना है। देखिए इसी पे प्रश्न आ गया यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एकल भाषा का उपयोग किया जा सकता है, मतलब कौन सा वह दस्तावेज है जिसको एक भाषा में जारी किया जा सकता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिंगल लैंग्वेज में बी यूज लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, फाइल कवर और नोटिंग। तो 14 दस्तावेज है जिसमें से लेटर हेड जो है ये जब भी जारी होगा ये द्विभाषा यानी कि बाइलिंगुअल, वो भी बाइलिंगुअल कौन लैंग्वेज, तो हिंदी और इंग्लिश, तो ये नहीं होगा। विजिटिंग कार्ड भी 2 लैंग्वेज में ही जारी होगा, फाइल कवर भी 2 लैंग्वेज में जारी होगा। नोटिंग, जो हम लोग किसी फाइल पर नोटिंग लिखते हैं, या अभी ई ऑफिस चल रहा है, ई ऑफिस के लेफ्ट साइड में जो है ग्रीन नोट या येलो नोट होता है, उसमें हम लोग कोई नोटिंग लिखना है तो एक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो याद करेंगे ज्यादातर नोटिंग जहां भी रहेगा तो आप उसको सही करेंगे, इसका यूज जो है सिंगल लैंग्वेज यानी कि एक भाषा में कर सकते हैं। या प्रश्न पूछा जाए कि धारा 1963 के अधिनियम 1963 के धारा 3(3) किस पे लागू नहीं होता है, तो नोटिंग पे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए इससे पहले जो 105 नंबर प्रश्न था सेम इसी तरह से था, बस उसमें पूछा गया था कि कौन सा दस्तावेज सिंगल लैंग्वेज में जारी किया जा सकता है, बस वही प्रश्न है, या जिसपे अधिनियम 1963 की धारा 3(3) लागू नहीं होता है, यह अंतर्गत नहीं आता है। तो जनरल ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर निकलेगा वो दोनों बाइलिंगुअल होना चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन अगर निकलता है किसी भी चीज का वो भी बाइलिंगुअल होना चाहिए, प्रेस रिलीज होता है तो वो भी बाइलिंगुअल, एक रिप्रेजेंटेशन जो है ये सिंगल लैंग्वेज में जारी हो सकता है यानी कि अभ्यावेदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 107, पत्र प्राप्ति पूर्णतः हिंदी भाषा में होनी चाहिए तथा उसका उत्तर निम्न भाषा में दिया जाना चाहिए। देखिए आप याद करेंगे कि जब भी अगर कोई पत्र हिंदी भाषा में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर जब भी दिलाएगा वह हिंदी भाषा में ही दिया जाएगा। 100% चांस है कि उसका जवाब जो है हिंदी भाषा में ही दिया जाएगा। तो परसेंटेज में भी रहता है 100%, 80%, 70%। तो आप जब भी मारेंगे 70% या हिंदी में ही उसका उत्तर दिलाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 108 नंबर, रेलवे बोर्ड की राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है। तो जब भी रेलवे बोर्ड की बात आए तो इसमें अध्यक्ष रेलवे बोर्ड यानी कि सीआरबी जो होते हैं वह रेलवे बोर्ड के राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाए। अगर यही क्वेश्चन हो कि मंडल स्तर पर राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वहाँ डिवीजन लेवल पे कौन हेड होते हैं, तो डीआरएम, तो यही जो है राजभाषा कार्य समिति के भी अध्यक्ष हो जाएंगे। और यही पूछा जाए कि जोन लेवल पर राजभाषा कार्य समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये हो जाएंगे जीएम। तो आप याद कर लेंगे राजभाषा के संबंध में जो डिवीजन के हेड होंगे वो राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष होंगे, जो जोन के हेड होंगे वो राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष होंगे, और जो रेलवे बोर्ड के हेड होंगे वह राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष होंगे। ये ट्रिक के साथ आप आसानी से याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में, मुझे आशा है कि आपको याद होगा, लेकिन दिन और मंथ, तो वो दिन था 7 जून यानी कि 7 और जून, 6 आप याद कर सकते हैं, 7, 6 और 5 यानी कि इधर अंत में देखेंगे तो 5 है, तो इस ट्रिक के साथ भी आप याद कर सकते हैं। तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और इसका अध्यक्ष जो थे बीजी खेर थे।
और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में जो है 22 भाषा का उल्लेख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरुआत में कितनी भाषा का उल्लेख था? तो उसमें जो है 14 भाषा का उल्लेख था, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते भाषा जो है इसमें 8 भाषा को जोड़ा जा चुका है। प्रश्न पूछा जाता है फिर कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा विदेशी भाषा है? तो मात्र एक विदेशी भाषा जो है वो नेपाली है। तो आप याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ये था स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के 35% कोटा के तहत बिलासपुर डिवीजन में कंडक्ट किया गया 30 जनवरी 2025 को एग्जाम का प्रश्न पत्र है। मैंने 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा।